क्या वास्तव में भारत को जनसंख्या नियंत्रण कानून की आवश्यकता है? राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे 5 के अनुसार भारत का कुल प्रजनन दर 2.1 है, जो दर्शाता है कि निकट भविष्य में भारत की जनसंख्या में गिरावट आएगी। इस रिपोर्ट के अनुसार भारतीय जनता गर्भनिरोधकों के प्रति जागरूक हुई है। इस रिपोर्ट के अनुसार यूपी, बिहार, झारखंड को छोड़कर भारत के सभी राज्यों का प्रजनन दर 2.1 है। 2020 में प्रकाशित दी लैंसेट वॉइस की रिपोर्ट के अनुसार 2048 में भारत अपनी जनसंख्या के उच्चतम स्तर पर पहुंच जाएगा। उसके बाद भारत की जनसंख्या में तेज़ी से गिरावट आएगी और 2100 तक भारत की जनसंख्या 108 करोड़ हो जाएगी, जो वर्तमान की जनसंख्या से 30 करोड़ कम है। यदि भारत जनसंख्या नियंत्रण कानून को अपनाता है तो उसे चीन की तरह इसके गंभीर नकारात्मक प्रभावों को झेलना पड़ेगा। जैसे भारतीय समाज लड़कियों की अपेक्षा लड़कों को अधिक महत्व देता है, अधिक प्राथमिकता देता है, जिससे कन्या भ्रूण हत्या, लड़कियों की हत्या, महिलाओं के साथ घरेलू हिंसा जैसे मामलों में इजाफा होगा। दूसरा, इस कानून की वजह से देश का लिंगानुपात असंतुलित हो सकता है। देश में महिलाओं की तुलना में पुरुषों की संख्या अधिक हो सकती है। उदाहरण के लिए चीन, जहाँ पे महिलाओं की तुलना में पुरुषों की संख्या 3 करोड़ 35 लाख ज़्यादा है। इस कानून की वजह से जन्म दर और प्रजनन दर में कमी आएगी, जिससे युवाओं और कार्यशील जनसंख्या में गिरावट होगी और बुजुर्ग जनसंख्या में इजाफा होगा, जो देश के आर्थिक विकास पर नकारात्मक प्रभाव डालेगा। सरकार को बुजुर्ग जनसंख्या के स्वास्थ्य, देखरेख और पेंशन के लिए अधिक खर्च करना पड़ता है, जिससे देश की विकास गति धीमी होती है। इन सभी प्रभावों को देखते हुए चीन ने 2015 और 2021 में अपनी इस नीति में एक बच्चा नीति में बदलाव करते हुए 3 बच्चे पैदा करने की अनुमति दे दी गई है, जो दर्शाता है कि ये जनसंख्या नियंत्रण नीति असफल रही है। मिंट एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार भारत में गुजरात, महाराष्ट्र, यूपी, उत्तराखंड जैसे 11 राज्यों में पहले से ही जनसंख्या नियंत्रण से जुड़े कानून उपलब्ध हैं। इसीलिए पूरे देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून को लागू करने का कोई आधार नहीं बनता। मैं अपने वक्तव्य को अब समाप्त करना चाहूँगा। मुझे सुनने के लिए आपका धन्यवाद।